रसारोहण। इसका अर्थ है कि पौधों के मूल रोगों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों का जड़ से लेकर पौधे के शीर्ष भाग तक पहुंचना या उसके पार्श्व भागों तक पहुंचना। पौधों के द्वारा अवशोषित जल का जड़ से लेकर, ठीक है, जल भी है, खनिज लवण भी है, पौधे के शीर्ष भाग, उसके पार्श्व भाग, शीर्ष भाग छोटे हो गया, पार्श्व भाग में पत्तियां आ गई, फूल आ गया, फल आ गया, वहां तक पहुंचना रसारोहण, रस का आरोहण। और रस कौन सा है? जल प्लस खनिज लवण। जैसे बोल रहा हूं, पौधों के जड़ों के द्वारा अवशोषित जल का जड़ से लेकर तने के शीर्ष तक, पौधे के शीर्ष भाग या उसके पार्श्व भागों तक पहुंचना रसारोहण कहलाता है। और यह कार्य हम छठे सेक्शन में पढ़ जा रहे हैं कि जल और खनिज लवणों का अवशोषण जाइलम ऊतकों द्वारा होता है। जाइलम एक जटिल ऊतक है जिसमें 4 प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती हैं। नंबर 1 पैरेन्काइमा या मृदुतक, नंबर 2 दृढ़ोतक या स्क्लेरेन्काइमा, तीसरा वाहिका वेसल्स और चौथा वाहिनी ट्रैकेट्स। तो जाइलम के द्वारा जो ये काम होता है उसमें मुख्यतः जाइलम के ये 2 तत्व वाहिका और वाहिका भाग लेते हैं, वेसल्स और ट्रैकेट्स। अब इसे एक डेमोन्स्ट्रेशन द्वारा समझते हैं, छोटे छोटे क्रिया भी प्रयोग कैसे। ये सिद्ध करना है कि पौधों में रसारोहण जाइलम तत्वों द्वारा होता है, विशेषकर वाहिका और वाहिका। एक वाल्सम के पादप के तरुण पादप को लीजिए और उसके जड़ को हटा दीजिए, यानी जड़ वाला प्रश्न हमने काट दिया, ठीक है। और इसको कहाँ डाल दिया? एक बीकर जिसमें जल भरा हो, बीकर में जल भरा हो, जो कि जल रंगहीन होता है, इसलिए उसमें थोड़ा क्या मिला दो, एक लाल रंग का अभिरंजक सैटेनिन, जिसे पूरा जल जो है वो रंगीन हो जाएगा। एक बीकर में जल लेकर उसमें सैटेनिन जो पौधों के निर्जीव ऊतकों को रंगता है, विशेषकर दृढ़ोतक, वाहिका, वाहिका, ये मृत कोशिकाएं होती हैं, लिग्निन वाले होती हैं, इनको रंगने में काम आता है। इसलिए अभिरंजक है लाल रंग का, आपने कभी लैब में देखा भी होगा, ठीक है। तो पूरा जल हो गया, लाल रंग हो गया, रंगीन हो गया। अब इसमें रख दिया, कुछ देर तक रखा रहो तो ये क्या करेगा? जल अवशोषित करेगा, ठीक है। और बहुत रंगीन जल बनाएगा पौधों की पत्तियों में, पत्तियों की शिराओं में, शिरा और शिलिकाओं में, यहाँ तक कि पुष्प में, फल में, जहाँ जहाँ पानी जाएगा वहाँ जल जाएगा। तो पौधों की पत्ती की शिराएं रंगीन दिखाई देंगी, लाल रंग की दिखाई देंगी, लाल रंग की दिखाई देंगी। अब ये जानना है कि वह इस जल का अवशोषण किन ऊतकों ने किया। एक पत्ती को तोड़ लो, उसका क्रॉस सेक्शन काट लो, अनुप्रस्थ काट लो और एक स्लाइड में रख लो और उसमें कवर स्लिप लगाकर माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी से देखें। क्या हमने उस रंगीन पत्ती की जो शिराएं, शिलिकाएं रंगीन हो गई हैं, लाल रंग की हो गई हैं, तो एक पत्ती को तोड़ लिया, उसका सेक्शन काट लिया, चाहे आप प्राणक का काटें या कोई यहाँ से काटें, पूरे में आ जाए और उसमें ग्लिसरीन लगाकर स्लाइड में रख दें। माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी से देखने पर आप पाएंगे कि जो लाल भाग है और जाइलम ऊतक है, और जाइलम के कौन से हैं? या तो वाहिका है और या वाहिका है। जो रंगीन भाग है, लाल रंग का है, वो किसके हो गया? जाइलम के वाहिका और वाहिका। इससे सिद्ध होता है कि पौधों में रसारोहण या जल का ऊपर की ओर
मूवमेंट है, गति है, वह किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा होता है। ठीक, अब ये है, वैसे तो रसारोहण के लिए समय समय पर कई सिद्धांत या मत, ओपिनियन, चाहे प्रिंसिपल कहे, थ्योरीज और ओपिनियन दिए गए हैं। किसी में कोई कहता है इस प्रकार से होता है, कोई कहता है उस प्रकार से होता है, कोई कहता है ये बल होता है, लेकिन उसमें 3 प्रकार के सिद्धांत आमतौर पर माने जाते हैं। पहला है जैविक बल सिद्धांत, वाइटल फोर्स थ्योरी। दूसरा सिद्धांत है मूल दाब सिद्धांत, रूट प्रेशर थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी। और तीसरा है भौतिक बल सिद्धांत, भौतिक बल सिद्धांत, फिजिकल फोर्स थ्योरी। ये 3 सिद्धांत पौधों की जड़ों से पौधे के शीर्ष भाग तक या उसके पार्श्व भागों तक रसारोहण के लिए जो विभिन्न सिद्धांत हैं, उनमें से 3 सिद्धांत प्रमुख है। पहला जैविक बल सिद्धांत या वाइटल फोर्स थ्योरी, दूसरा मूल दाब सिद्धांत या रूट प्रेशर थ्योरी, और तीसरा है भौतिक बल सिद्धांत या फिजिकल फोर्स थ्योरी। अब पहला दे रहा हूं जैविक बल सिद्धांत। जैविक बल सिद्धांत या वाइटल फोर्स थ्योरी के अंतर्गत इस यह सिद्धांत कहता है कि पौधों में जो रसारोहण होता है, जल और खनिज का ऊपर की ओर चढ़ना, रसारोहण होता है जड़ से लेकर पौधे के शीर्ष भाग तक, उसमें तने की जीवित कोशिकाएं, तने की जीवित कोशिकाओं में एक बल पैदा होता है और वह बल उस पानी को ऊपर की ओर खींचता है या ऊपर की ओर चलाता है। और इसके अंतर्गत भी 3 अलग अलग वैज्ञानिकों की मत है। जैविक बल सिद्धांत के अंतर्गत इसमें कहा जाता है कि रसारोहण को ऊपर की ओर चढ़ने के लिए तने की जीवित कोशिकाओं में कुछ बल या कारक उत्पन्न होते हैं जो जल और खनिज लवण या रस को ऊपर की ओर आरोहण करते हैं। पहला है आपका गोल्डलेवस्की, गोल्डलेवस्की 1884 का रिले पंप सिद्धांत, रिले पंप थ्योरी, रिले पंप सिद्धांत। नंबर 2 जेसी बोस, जेसी बोस का स्पंदन सिद्धांत, पल्सेशन, पल्सेशन थ्योरी। जैसे हमारी नाड़ी धड़कती है, पल्स रेट है, तक तक तक, तो है पल्सेशन, फूलना सुनना, ये है पल्सेशन। जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस का क्या, हाँ, स्पंदन सिद्धांत। और तीसरा है आपका स्ट्रासबर्गर, स्ट्रासबर्गर का सिद्धांत, स्ट्रासबर्गर का सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत किसके अंतर्गत आते हैं? जैविक बल सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। पहला गोल्डलेवस्की का रिले पंप सिद्धांत। गोल्डलेवस्की के अनुसार आपने कभी किसी तने की अनुप्रस्थ काटी हो, द्विबीज पत्ती की, तो सबसे बाहर होता है बाह्य त्वचा, एक सिंगल लेयर की बाह्य त्वचा। हाँ, उसके बाहर क्यूटिकल या उप त्वचा भी पाई जाती है और जगह जगह पर तना रोग होते हैं। जैसे मूल में मूल रोग, तो तने में तना रोग। और उस लेयर की होती है क्या, हाइपोडर्मिस की, पहले एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा, हाइपोडर्मिस या अधस त्वचा, और अधस त्वचा प्रायः कॉलेनकाइमा, स्थूल कोण की बनी होती है। उसके बाद आता है सामान्य वल्कुट या कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स
जो पैरेन्काइमा की होती है, और उसके सबसे अंदर की परत होती है एंडोडर्मिस, जो ढोलकाकार होती है, ठीक है। और उसके अंदर होता है परिरंभ, बहुपरतीय परिरंभ होता है। जड़ों में तो केवल एक लेयर की होती है, पत्ता नहीं है, वो कई कोशिकाओं की लेयर होती है। और उसके बाद होता है संबंधपूर्ण, जो कि एक छल्ले में होते हैं, रिंग में होते हैं, और बीच में होता है पिच। ये जड़ तने की अंतस्त्राट, सबसे बाहर बाह्य त्वचा, फिर अधस त्वचा, फिर सामान्य बलकुट, फिर अंतस्त्वचा, फिर परिरंभ, और अंत में संबंधपूर्ण एक वलय में होते हैं। संबंधपूर्ण का हम ऐसे बनाए तो ये संबंधपूर्ण ऐसे होते हैं, जिसमें केंद्र की ओर होता है जाइलम, बीच में होता है कैम्बियम, और सबसे ऊपर होता है फ्लोएम। फ्लोएम, बीच में कैम्बियम, और सबसे नीचे होता है जाइलम। और हमें पता है कि जाइलम में 4 चीजें होती हैं। जाइलम में पैरेन्काइमा जो जीवित है या मृत्यु तक, जाइलम में केवल 4 में से केवल एक ही प्रकार के ऊतक जीवित होते हैं, उनका नाम पैरेन्काइमा या मृत्यु। बाकी जो 3 है स्क्लेरेन्काइमा या दृढ़ोतक, ये मृत होते हैं। वाहिका, वेसल्स, ये भी मृत होते हैं। और वाहिनिका, ट्रैकिड्स, ये भी मृत होते हैं। ये 3 जो है वो मृत हैं। अब गोल्डलेविस्की के अनुसार तने के जाइलम में उपस्थित पैरेन्काइमा यानी मृदुतक जो कि जीवित है, ये जीवित कोशिकाएं होती हैं। हमें यहाँ पे गाइड करने की जीवित कोशिका, जैविक बल सिद्धांत पर तने की जीवित कोशिकाओं में एक बल पैदा होता है। और गोल्डलेविस्की के अनुसार कैसा होता है कि तने की पैरेन्काइमा या जीवित कोशिकाओं और 2 संबंधपूर्णों के मध्य होता है मज्जा रश्मि, मेडुलरी रेंज, 2 संबंधपूर्णों के बीच में पैरेन्काइमा भी होता है। जैसे ये संबंधपूर्ण है, एक संबंधपूर्ण है, एक संबंधपूर्ण है, तो बीच में जो है उसे बोलते हैं मज्जा रश्मि। मज्जा रश्मि पूर्णतः पैरेन्काइमा की बनी होती है, मृतक की बनी होती है। तो गोल्डलेविस्की के 1884 के रिले पंप सिद्धांत के अनुसार तने के जाइलम की पैरेन्काइमा और मज्जा रश्मि या मज्जा किरणों की पैरेन्काइमा में आवर्ती परिवर्तन होता है। अर्थात कभी ये फूलती हैं, ये सिकुड़ती हैं, ये सिकुड़ती हैं, फूलती हैं, ऐसे इनके पराशरण दाब में आवर्ती परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक बल पैदा होता है, और वह बल ही तने में ऊपर की ओर रसारोहण करता है। एक लाइन का है सिंपल सा, कुछ मैंने इसे बताया कि आपको पता लग जाए कि जाइलम कहाँ होता है। जाइलम यहाँ केंद्र में होता है, और जाइलम होता है संबंधपूर्ण। जाइलम, कैम्बियम, फ्लोएम, फ्लोएम हमेशा बाहर के होता है, बाइकोलेटरल, कोलेटरल, बाइकोलेटरल, और जाइलम होता है पिच के साथ। तो पिच और मज्जा रश्मि बनी होती है किसकी? मृदुतक की। तो गोल्डलेविस्की के रिले पंप सिद्धांत के अनुसार तने के जाइलम के मृदुतक और मज्जा किरणों के मृदुतक में आवर्ती परिवर्तन होता है उनके पराशरण दाब में। इसी कारण एक बल पैदा होता है जो ऊपर की ओर रसारोहण करता है। दूसरा, जेसी बोस। जेसी बोस का थोड़ा अलग मत है वो इसे समझने का अलग मत। जेसी बोस का कहना है कि तने के वलकुट, ये जो वलकुट है, जो पैरेन्काइमा कोशिका है, तने के वलकुट की सबसे अंदर की परत, तने के वलकुट के सबसे अंदर की परत जो कि अंतस्त्वचा के संपर्क में होती है, वह परत जो अंतस्त्वचा के ठीक बाहर होती है और वलकुट के अंदर की तरफ होती है। ध्यान सुने, वलकुट के सबसे अंदर की परत और जो कि इसके साथ होती है अंतस्त्वचा के संपर्क में होती है, यानी कि अंतस्त्वचा नहीं है उसमें, इसके टी वाले कोशिका है। वलकुट की सबसे अंदर की परत जो अंतस्त्वचा के संपर्क में होती है, इनमें
इसमें क्या होता है, इसके पराशरता में आवर्ती परिवर्तन होता है, आवर्ती परिवर्तन होता है। इसका जाइलम से कोई लेना नहीं है, वो गॉड-लेविस्की का है। तो जे.सी. बोस के इस बंधन सिद्धांत के अनुसार वलपुट कोशिकाओं की सबसे अंदर की परत जो अंतःत्वचा के संपर्क में होती है, उनमें उनके पराशरता में आवर्ती परिवर्तन होने से एक बल पैदा होता है जो रसारोहण करती है। ये इसका जाइलम की पैरेन्काइमा और मज्जा रश्मि या मज्जा गिरा में आवर्ती परिवर्तन। और जे.सी. बोस कह रहे हैं इस बंधन सिद्धांत में, इसमें वलपुट के सबसे आंतरिक परत जो अंतःत्वचा के संपर्क में होती है, उनमें पराशरता में आवर्ती यानी पीरियोडिक चेंज, एक खोल दूसरी से बोल दूसरी खोल पहले से बोल रहे, इसे कहते हैं पीरियोडिक चेंज या आवर्ती परिवर्तन होता है। और इन्होंने यह अपना प्रयोग किसमें किया था, एक पौधे का नाम है भारतीय डाक तार पादप, इंडियन टेलीग्राफ प्लांट, इंडियन टेलीग्राफ प्लांट, भारतीय डाक तार पादप, अजीब सा नाम लगा हुआ है, इसका ये उपनाम है इंडियन टेलीग्राफ प्लांट। इसका अंग्रेजी वैज्ञानिक नाम है डेस्मोडियम, डेस्मोडियम गाइडेंस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है डेस्मोडियम गाइडेंस। इस पौधे में क्या होता है, इसमें संयुक्त पत्तियां होती है, इसके शीर्ष भाग में 3 पत्तक होते हैं, एक पत्ती जो शीर्ष ऊपर है और 2 पार्श्व में होती है, ये 3 पत्रक होते हैं, संयुक्त पत्ती का उदाहरण है। तो इसकी जो शीर्ष वाली पत्ती है सीधे, ये तो स्थिर रहती है, और अन्य जो 2 पार्श्व पत्ती हैं वे अल्टरनेट से अपने आप ही 180 डिग्री के पर ऊपर नीचे होते रहते हैं। जब ये नीचे होता है तो ये ऊपर की होता है, और जब ये ऊपर की होता है तो ये नीचे की होता है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। इन दोनों के बीच में इस पौधे पर उन्होंने यह प्रयोग किया था, किसने, जे.सी. बोस, जिसका नाम है भारतीय डाक तार पादप, इंडियन टेलीग्राफ प्लांट या डेस्मोडियम गाइडेंस। तो पहला होगा गॉड-लेविस्की का रिले पूर्व सिद्धांत, जिसने कहा था कि तने के जाइलम के पैरेन्काइमा और मज्जा किरणों के में आवर्ती परिवर्तन होता है, प्रसारण होता है। जे.सी. बोस का कहना है कि वलपुट के सबसे आंतरिक परत जो अंतःत्वचा के संपर्क में होती है, उसकी कोशिकाओं में पराशरता में आवर्ती परिवर्तन होता है, और यह प्रयोग डेस्मोडियम गाइडेंस है। और तीसरा सिद्धांत है स्ट्रासबर्गर का सिद्धांत। स्ट्रासबर्गर कहते हैं कि रसारोहण के लिए जीवित कोशिकाओं का होना आवश्यक नहीं है। ध्यान से सुने, जीवित कोशिकाओं का होना आवश्यक नहीं है। हाँ, इतना है कि जीवित कोशिकाओं की उपस्थिति से रसारोहण के लिए अनुकूल माध्यम बनता है। They provide favorable conditions। फिर से सुनिए, स्ट्रासबर्गर का मत है कि रसारोहण के लिए जीवित कोशिकाओं का होना आवश्यक नहीं है, लेकिन जीवित कोशिकाएं रसारोहण के लिए एक अनुकूल माध्यम उपलब्ध कराती हैं। तो इस तरह से जैविक बल सिद्धांत के अंदर 3 अलग अलग वैज्ञानिकों का मत है। पहला गॉड-लेविस्की का रिले पूर्व सिद्धांत, जे.सी. बोस का स्पंदन सिद्धांत और स्ट्रासबर्गर का सिद्धांत। ये दोनों जीवित कोशिकाओं को महत्व देते हैं, लेकिन स्ट्रासबर्गर कहते हैं कि जीवित कोशिकाओं का होना आवश्यक नहीं है, परंतु वो रसारोहण के लिए अनुकूल माध्यम उपलब्ध कराते हैं। तो एक हो गया आपका जैविक बल सिद्धांत, और दूसरा सिद्धांत आपका मूल-दाब सिद्धांत, मूल-दाब सिद्धांत, रूट प्रेशर थ्योरी, मूल-दाब सिद्धांत अर्थात रूट प्रेशर थ्योरी, मूल-दाब। फिर से मैं आप एक द्विबीजपत्री पौधे की मूल का अनुप्रस्थ कार्ड बना रहा हूं।
सबसे बाहर मूलीय बाह्य त्वचा, जिसको एपिब्लेमा, एपिडर्मिस कहते हैं, को यहाँ एपिब्लेमा कहते हैं, और इसमें ये मूल रोम है, मूल रोम। फिर सीधे कॉर्टेक्स, मूल में अधस त्वचा या हाइपोडर्मिस नहीं होती है, तो सीधे सीधे कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की कई परतें हैं, फिलहाल मैं 2 परतें बना रहा हूँ। फिर सबसे अंदर अंतस त्वचा, जो कॉर्टेक्स का ही भाग है। फिर एक परत का क्या है, परिरंभ या पेरिसाइकिल, और फिर जाइलम फ्लोएम एकांतर क्रम में। कैसे? जाइलम फिर फ्लोएम, फिर जाइलम फिर फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। इसको बोलते हैं अरीय सममित, रेडियल सिमेट्री। तो ये जाइलम फिर फ्लोएम, फिर जाइलम फिर फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम और जाइलम फ्लोएम, ऐसे। तो जब मूल रोम से जल अवशोषित होता है तो वह वल्कुट की कोशिका में आता है, और वल्कुट की कोशिकाएं हमेशा पैरेन्काइमा वाली होती हैं, अर्थात मृदु तक होती हैं, पतली भित्ति वाली होती है। तो जिस कोशिका में मूल रोम ह्रास हो जाएगा, वो तब विलेन हो जाता है, वो तरगट या फूल जाती है, स्फीत हो जाती है, और पास वाली क्या है, सामान्य अवस्था में है। तो परासरण द्वारा इसका जल इसमें जाता है। तो ये पहले फूलती है, और जब जल इसको दे देगी तो दृश्य हो जाएगी, तब अगला अणु जल ले लेगी, फिर ये फूली हुई अगले को जल दे देगी, फिर ये सिक हो जाएगी। तो जल मूल रोम द्वारा अवशोषित जल जब वल्कुट की पैरेन्काइमा कोशिकाओं में जाती है, तो उसमें क्या है, फूलना से बोलना, जल आ गया फूल गई, जल दे दिया फिर सिक हो गई। तो एक क्या है, स्पंदन टाइप का होता है, जिससे जाइलम कोशिकाओं में जो भरा हुआ रस होता है, उस पर एक ऊपर की ओर एक बल महसूस होता है, एक दाब महसूस होता है। यानी यहाँ से आने वाला जल मूल रोम द्वारा जब बाह्य त्वचा से वल्कुट की विभिन्न परतों से होते हुए अंतर त्वचा और जाइलम तक पहुँचता है, तो एक कोशिका लगातार फूलती है, सिकुड़ती है, फूलती है, जल आएगा तो फूलेगी, और दे देंगे तो सिकुड़ेगी। ठीक है, पराशर दाब के कारण। और वह दाब जो है जाइलम, इस जाइलम में जल के स्तरों को ऊपर की ओर धकेलता है, एक दाब लगता है, एक बल पैदा होता है, उसी को मूल दाब कहते हैं। और यह दाब होता है पॉजिटिव या धनात्मक, पॉजिटिव या धनात्मक। मूल रोम द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों के द्वारा वल्कुट की कोशिकाओं में आवर्ती परिवर्तन आता है। पराशर दाब से वो फूलती सिकुड़ती है, जिसे उनका द्रव्य आगे के द्रव आगे बढ़ता है, इसका तो इसमें, इसका तो इसमें, और वह द्रव्य जो है जाइलम में ऊपर की ओर एक धनात्मक बल या धनात्मक दाब उत्पन्न करता है, जो पौधों में कुछ ऊंचाई तक जल और खनिज लवण या रस आरोहण को करता है। यह धनात्मक दाब ही मूल दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल दाब कहलाता है। लेकिन मूल दाब को मापने के लिए एक यंत्र है मैनोमीटर। मैनोमीटर से कितना दाब हो रहा है इसे नापा जाता है। और अब तक विभिन्न प्रकार के पौधों में, वैज्ञानिक हैं, तरह तरह के पौधों में मूल दाब को इस यंत्र द्वारा, मैनोमीटर के द्वारा मापा गया। तो उसका मान निकला है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको पता है दाब को नापने की इकाई होती है वायुमंडल या बार। जितने भी पौधों में, अधिकांश आवृतबीजी पौधों में जब मूल दाब को मापा गया तो वह 2 एटमॉस्फेयर निकला, 2 वायुमंडलीय दाब के बराबर निकला। और 2 वायुमंडलीय दाब जो है वो पौधों में पानी को अधिकतम 20 मीटर ऊंचा ही उठा पाता है। यानी कि मूल दाब के द्वारा उत्पन्न जो बल या दाब है वह किसी भी पौधे में अधिकतम 20 मीटर तक ही पानी को चढ़ा पाता है। जबकि प्रकृति में पौधे, सबसे बड़ा पौधा है सिकोया, ठीक है, 119 मीटर या 120 मीटर, समझ रहे हैं? और ये कितना होता है? केवल 20 मीटर तक। तो इसका मतलब पौधे में पानी यहाँ तक चढ़ेगा 20 मीटर, बाकी तो पानी चढ़ेगा नहीं। तो पानी चढ़े तो ये भाग सूखा रहेगा, ये वृद्धि कैसे करेंगे? इसको तो बढ़ना नहीं चाहिए, जहाँ तक पानी नहीं जाएगा, प्रकाश क्रिया नहीं होगी, कोशिकाएं जीवित नहीं रह पाएगी, तो बढ़ कैसे गया? वैसे भी आम, पीपल, नीम, बरगद, यूकेलिप्टस, ये पौधे काफी बड़े होते हैं। और जबकि मूल दाब के द्वारा उत्पन्न दाब
2 एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, तो उससे केवल 20 मीटर तक ही पानी चलता है। जबकि इतने ऊंचे वृक्षों के लिए 120 मीटर या 100 मीटर इतने ऊंचे के लिए कम से कम 12 एटमॉस्फेयर दाब की आवश्यकता होनी चाहिए थी। इसका मतलब मूल दाब सिद्धांत कुछ हद तक यानी छोटे वृक्षों के लिए, छोटे पादपों के लिए तो मान्य है, लेकिन ऊंचे वृक्षों के लिए मान्य नहीं है जिनकी ऊंचाई 20 मीटर से अधिक है। वहां क्योंकि आमतौर पर पौधों में 2 एटमॉस्फेयर दाब होता है, जो अधिकतम 20 मीटर या 19 मीटर या 21 मीटर तक पहुंच जाता है। और प्रकृति में देखा जाता है कि अधिकांश पौधे 20 मीटर से काफी बड़े हैं। आम, पीपल, नीम, बरगद, यूकेलिप्टस, सिकोया और उतने ऊंचे वृक्षों के लिए कम से कम 12 एटमॉस्फेयर यानी 12 वायुमंडलीय दाब की आवश्यकता होती है। इसका मतलब मूल दाब के अलावा भी कोई अन्य कारक है जो रसारोहण करता है, तभी तो पौधे बढ़ते हैं, तभी पौधे जीवित रहते हैं। एक तो ये है, कोई और कारक जो है, और दूसरा मूल दाब सभी पौधों में नहीं होता, विशेषकर जिम्नोस्पर्म अर्थात जिम्नोस्पर्म यानी कि नग्न बीजी, अनावृत बीजी, चीड़, देवदार, और ये अरोकेरिया, पीसिया, थूजा, टेक्सस, ये सब क्या है? जिम्नोस्पर्म है, नग्न बीजी हैं, अनावृत बीजी हैं, इनमें मूल दाब होता ही नहीं है। तो बताइए इनमें पानी कैसे रखा होगा? इसका मतलब कोई और बल जरूर है, कोई और सिद्धांत है, और वो है तीसरा सिद्धांत, भौतिक बल सिद्धांत। भौतिक बल सिद्धांत तीसरा भौतिक बल सिद्धांत, फिजिकल फोर्स थ्योरी। इसमें भी कई हैं, भौतिक बल के अंदर भी कई हैं, जैसे जैविक बल में 3 थे, गॉडलेविस्की, जेसी बोस और क्या नाम उसका, स्ट्रासबर्गर। भौतिक बल में बहुत सारे हैं, जैसे केश तत्व है, अंतर शोषण है, या कुछ और सिद्धांत हैं। लेकिन जो सबसे अधिक मान्य है वो 1884 में दिया गया डिक्सन एवं जॉली का, डिक्सन एवं जॉली का सिद्धांत है। उसका सिद्धांत है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, खिंचाव माने होता है टेंशन या पुल, ट्रांसपायरेशन पुल, ट्रांसपायरेशन पुल। और दूसरा संसंजन तनाव, कोहेशन टेंशन, कोहेशन टेंशन। ये सिद्धांत सबसे मान्य है। हमें देख लिया हमने कि मूल दाब के द्वारा अधिकतम 20 मीटर तक के पौधों में पानी चढ़ सकता है, ठीक है, और उससे ऊपर वाले में चढ़ता है, उससे ऊपर वाले में कैसे चढ़ेगा? दूसरा, सभी पौधों में मूल दाब की वजह से जिम्नोस्पर्म था। इसका मतलब है कोई और सिद्धांत है, वो है भौतिक बल सिद्धांत। और सभी छोटे मोटे सिद्धांत बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे अधिक मान्य है वो है 1884 में दिया गया डिक्सन एवं जॉली का वाष्पोत्सर्जन खिंचाव और संसर्जन तनाव बाद में सिद्धांत। अब ये सिद्धांत के अनुसार उस बिंदु नंबर 1 सबसे पहले है कि पौधों के जड़ के जाइलम से लेकर, जड़ के जाइलम से लेकर पत्ती के जाइलम तक, पत्तियों के जाइलम तक, ध्यान से सुने, ये पौधा है, ये जाइलम है, जड़ का जाइलम, तने का जाइलम और फिर यहाँ से पत्ती का जाइलम, ये सब आपस में कनेक्ट रहते हैं। जड़ के जाइलम से लेकर पत्तियों के जाइलम तक जल का एक अखंड स्तंभ, बिना टूटा हुआ अखंड स्तंभ रहता है, अखंड स्तंभ रहता है, ठीक है, जिसे जल स्थैतिक प्रणाली, हाइड्रोस्टेशन, यानी यहाँ से मूलों में जल अवशोषण किया, जड़ के जाइलम में, जड़ के जाइलम से तने के जाइलम में, तने के जाइलम से पर्णवृत्त के जाइलम में, फिर पत्तियों की शिराओं में जो जाइलम मजा होती है, यहाँ एक अखंड स्तंभ बना रहता है, जिसे जल स्थैतिक प्रणाली, हाइड्रोस्टेटिक सिस्टम कहते हैं। दूसरा, लगातार पत्तियों से पानी वाष्पोत्सर्जन
अपसर्जित होता रहता है, ट्रांसलेशन होता रहता है, पानी भाप बन रहा है। ठीक है, पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन के कारण पानी की हानि होती है भाप के रूप में। पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन के कारण एक खिंचाव पैदा होता है, ध्यान रखना वो ऋणात्मक होता है। अर्थात इस सिद्धांत का मूल मंत्र है पानी को नीचे से धकेला नहीं जाता बल्कि ऊपर से खींचा जाता है। जैसे हम कुंडी में इससे या कुएं में से बाल्टी डालकर फिर रस्सी से खींचते हैं, उस खिंचाव या टेंशन को ऋणात्मक होता है। तो पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन के कारण जो जल की हानि होती है उसके कारण यहाँ एक वाष्पोत्सर्जन खिंचाव पैदा होता है, जो पूरे जल माना यहाँ से जल का अणु वाष्पित हो गया तो अगला जल का अणु उसका स्थान लेगा, पीछे वाला उसका है, क्योंकि जल के अणु के मध्य क्या होता है, संशोधन बल होता है, वो कभी टूटता नहीं है। तो के कारण वाष्पोत्सर्जन खिंचाव पैदा होता है, ट्रांसवायरेशन पुल पैदा होता है, खिंचाव पैदा होता है जो कि ऋणात्मक होता है और वह पूरे जल स्तंभ पर पड़ता है। जिसे ये जल के अणु है आपस में जुड़े हुए हैं, जल के अणु जुड़े हुए आपस में, ये जल के अणु है। और जब एक जल का अणु भाप बनकर गया तो अगला जल का अणु खिंचाव कर आगे आता है, तो धीरे धीरे एक एक कदम सभी जल के अणु आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि माना ये जल का अणु वाष्प हो गया, दूसरा जल का अणु आ गया, तीसरा नहीं आया तो बीच में गैप हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जल एक ही पदार्थ के कणों के मध्य लगने वाले बल को संसर्जन बल कहते हैं, कोहेशन फोर्स कहते हैं। एक ही पदार्थ के अणु जब आपस में दृढ़ता से जुड़े होते हैं उसको कहते हैं संशोधन बल। तो जब एक जल का अणु यहाँ से तो अगला जल का अणु आगे खिंचता है, तो उससे जुड़ा हुआ पूरा चेन होती है। या रेलगाड़ी का इंजन होता है, रेलगाड़ी का इंजन पहले डिब्बे को खींचता है तो पहला डिब्बा दूसरे को, दूसरा तीसरे को और अंत तक का डिब्बा खींच जाता है। रेलगाड़ी कभी भी अंत डिब्बे को नहीं खींचती है, पहले इंजन जो है वो पहले डिब्बे को खींचता है, पहले से जुड़ा दूसरा तीसरा चौथा ऐसे। तो हमने कहा था कि पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन के कारण वाष्पोत्सर्जन खिंचाव होता है जो कि ऋणात्मक होता है, जो पूरे जल स्तंभ पर पड़ता है, पूरे जल स्तंभ पर उसका प्रभाव पड़ता है। और जल के अणु संसर्जन बल के कारण जुड़े होते हैं, संसर्जन बल के कारण जुड़े होते हैं और वो एक दूसरे को खींचते हैं। ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा और इसका जो दाब का मान है वो लगभग 45 से लेकर 207 तक हो जाता है। इस कारण वो जल के अणु टूटते नहीं हैं और लगातार ऊपर की ओर खिंच जाते हैं, खींचते रहते हैं और यहाँ से नया जल का अणु आ जाता है, फिर यहाँ वाष्पित होगा, यहाँ से नया जल का अणु आ जाएगा। इस कारण यह एक पूरी तरह से भौतिक प्रक्रिया है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन क्या है, भौतिक प्रक्रिया है। क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है पत्तियों से पानी भाप बनकर उड़ता है, भाप बनकर उड़ता है तो एक ऋणात्मक तनाव या खिंचाव पैदा होता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहते हैं। और वो खिंचाव पूरे जल स्तर पर पड़ता है, तो एक जल का अणु पड़ता है तो अगला जल का अणु आ जाता है, क्यों उनमें आपस में प्रबल संशोधन बल होता है और उस बल का मान 45 से लेकर 207 वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, जिसके कारण जल स्तंभ टूटता नहीं। ये नहीं कि यहाँ का जल बढ़ चला गया, ये नहीं जा रहा है, ये चलेगा तो ये भी आगे को खींचेगा, फिर ये भी आगे को खींचेगा, तो पूरा जल स्तंभ ऊपर की ओर खिंच जाता है और यहाँ से भी नया जल का अणु अवशोषित हो जाता है। यह पूरी तरह से भौतिक प्रक्रिया है, इसमें किसी प्रकार की उपापचयी ऊर्जा का उपयोग नहीं होता, नो नीड ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। इसलिए यह निष्क्रिय अवशोषण आएगा तो आपने पहले बताया था। हमने कहा था कि पौधे अपनी आवश्यकता का लगभग 96 से लेकर 98% तक जल का अवशोषण निष्क्रिय रूप से करते हैं, केवल भौतिक बलों से करते हैं, उसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती है। ठीक है, तो बोलिए, और जिस कारण लगातार जल अवशोषण होता है। और इस सिद्धांत के पक्ष में सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जितना तेजी से वाष्पोत्सर्जन होता है उतनी तेजी से अवशोषण भी होता है। इसका मतलब क्या है कि वाष्पोत्सर्जन के कारण उत्पन्न खिंचाव पूरे जल स्तर पर पड़ता है, तो संशोधन तनाव होता है और जल के अणु एक एक कदम करके आगे की ओर बढ़ते रहते हैं, क्योंकि वायुमंडलीय तापमान इतना होता है। मेरे ख्याल से टॉपिक आज खत्म हो गया
और उसके नोट्स बनाइए, पढ़िए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, पर्सनल कमेंट कर सकते हैं, मेरा भी व्हाट्सएप नंबर है उसमें। तो इस बार फिर से सुन लो कि सन 1884 में डिक्सन एवं जोड़े का वास्तु सदन खिंचाव संशोधन तनाववाद या सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। इस सिद्धांत के कुछ पॉइंट हैं। नंबर 1 है जड़ के जन्म से लेकर पत्तियों के जन्म तक जल का एक अखंड स्तंभ रहता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जल का अखंड स्तंभ रहता है, टूटता नहीं है। दूसरा, पत्तियों में वाष्प संशोधन की क्रिया होती है। तो जब एक जल का अणु वाष्प लगा तो वहां पर एक ऋणात्मक बल या दाब पैदा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, वाष्प संशोधन खिंचाव कहते हैं, जो इस जल के अणु पर उसे पूरे जल से बढ़ता है, क्योंकि जल के अणु आपस में संशोधन बल के कारण जुड़े होते हैं। तो वो बल इतना मजबूत होता है कि एक जल का अणु अगर आगे जाए तो पीछे वाले अपने आप खींचे चले आएंगे। ठीक है, और यह एक पूर्ण रूप से भौतिक प्रक्रिया है। इसमें पौधे के उपापचय से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का कोई उपयोग नहीं होता, अर्थात वो सारी ऊर्जा बचा लेता है, फिर भी अवशोषण करता है। और कैसे कहेंगे कि ये सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें ये देखा गया है कि जितना वाष्प संशोधन होता है उसी तरह से अवशोषण भी होता है। अगर वाष्प संशोधन कम होगा तो अवशोषण भी कम होता है। इसका मतलब जल अवशोषण और रसायन का सीधा सीधा संबंध से है, वाष्प संशोधन खिंचाव से होता है। धन्यवाद।